अब हम देखते हैं कि देखिए अब हम जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद से बन गई, जब हमने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप जानिए कि ये बना किससे था, किस मिशन से, कैबिनेट मिशन। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने, अरे यूपीएससी या यूपीपीसी जैसे बॉडीज़ ने पूछ रखा है, कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे। एक कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए पहला जो ये कैबिनेट मिशन के अंदर कैबिनेट मिशन के तहत ये असेंबली बनी थी, और इसका काम ये था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। और उसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो देखिए 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो जैसे ये टोटल 11 सेशन में चली थी, और इसके प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे कंट्री के। और देखिए इसके टोटल वुमेन मेंबर कितनी थी, 15। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको इंडिविजुअली पूछ सकता है कि वुमेन मेंबर कितनी थी पार्लियामेंट में, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने टोटल कुल कितने सेशन हुए थे, किस मिशन के अंडर बना था ये। या देखिए जैसे वुमेन मेंबर्स में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम के याद होंगे तो सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, और हंसा मेहता, और राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, ऐसे बहुत प्रोमिनेंट वुमेन थी। और पॉपुलेशन के हिसाब से तो नंबर बहुत कम दिख रहा है, बट हाँ क्योंकि लेकिन 15 ही थी टोटल। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए पहला फर्स्ट मीटिंग ये हुआ था 9 दिसंबर को। जो अडॉप्ट हुआ था वो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। इस दिन हुआ ये था कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोविजंस सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत प्रोविजन इम्प्लीमेंट उसी दिन से हो गया था, लेकिन मेजरली जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वह इनेक्ट हुआ था वो 26 जनवरी 1950, जिसको हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ये डेट क्यों चूज किया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था लाहौर सेशन के बाद, जब हमने पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। लाहौर सेशन अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में याद होगा तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की देखिए फाइनल मीटिंग जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को थी। इस दिन सारे आखिरी सेशन था ये, इस दिन सारे मेंबर जो इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस पर अपने फाइनल साइन किए थे, ताकि ये और उसको अडॉप्ट। और इसके पहले ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, ये मीटिंग थी फाइनल, ये पहली। इस दिन एडॉप्शन है, इस दिन इनेक्ट हुआ था, और इस दिन ही 24 जनवरी को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है अपना वो भी अडॉप्ट किया गया था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ये सब फैक्ट्स हैं, पूछता है एग्जाम्स में। फिर एक अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें तो उसमें बहुत सारी कमेटीज़ थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ड्राफ्ट किया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखिए पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया था, उस पे हर एक क्लॉज पे एक आर्टिकल पे डिबेट्स हुए थे, डिस्कशन हुए थे। फिर कुछ पार्ट्स को शामिल ऐड करते थे और कुछ पार्ट्स को ड्राफ्ट से हटा देते थे। तो जो मेन जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर पी आर अम्बेडकर, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक, कुछ और कमेटीज भी थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये यूनियन पावर कमेटी थे, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन के से रिलेटेड जो प्रोविजन है या उसके पास क्या पावर रहेगी, इसकी एक सब कमेटी बनाई गई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे पहले होम मिनिस्टर या आयरन मैन सरदार पटेल। ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ये चीज़ों को आप याद रखिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, बट ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन या प्रेसिडेंट। ये थे कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से इलेक्ट करने से पहले एक इलेक्शन हुए थे 1946 के। उसमें देखिए कितने सीट्स, 296 सीट्स थी। 208 कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग 73 जीती थी, और 15 अदर्स पार्टी इंडिपेंडेंट और छोटी मोटी जो पार्टीज थी वो उन्होंने जीत रखा था। ये भी एक दो बार पूछ चुका है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी देखिए, अभी मैंने बताया ना कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। अभी देखिए किस दिन होती है फॉर्मेशन,
ये देखिए सब प्योर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यही एग्जाम से पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस में तो ये बहुत पैटर्न है फैक्चुअल चीज़ें पूछने का। देखो 29 अगस्त 1947, ठीक है। टोटल मेंबर थे कितने, 7, इंक्लूडिंग चेयरमैन यानी डॉक्टर अम्बेडकर। मेंबर का नाम देख लीजिए, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्रा और डी पी खेतान। इसमें इन दोनों की बीच में डेथ हो गई थी, बी एल मित्रा और डी पी खेतान। तो माधव राव ने रिप्लेस किया था बी एल मित्रा को, एम से मित्रा, एम से माधव, और कृष्णचारी को रिप्लेस किया था खेतान जी को। तो ये भी याद है के थोड़ा सा कुछ याद रखने के लिए आपको शायद आसानी हो इससे, ठीक है। उसके बाद से देखिए कुछ और फैक्चुअल चीज़ें, द वन हु प्रिसाइडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग से 9 दिसंबर 1946 को प्रिसाइड किसने किया था, जिसको कई बार ये भी आता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, क्योंकि इस दिन इन्होंने पहली मीटिंग जो इस्टेब्लिश हुई थी कि हाँ बैठी थी, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि हम किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो उस मीटिंग को चेयर किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर इस मीटिंग ने इलेक्ट किया कि हम राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर रहे हैं, और फिर ये उस सीट पे उन्होंने बैठना शुरू किया। तो ये पूछता है कि फर्स्ट मीटिंग या तो टेम्परेरी चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। ये आपको डॉक्टर सचिदानंद, या एक वर्ड और आता है प्रोटेम स्पीकर। ये सब टेम्परेरी के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, प्रोटेम, एडहॉक, टेम्परेरी, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू, देखिए 9 दिसंबर को पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, लेकिन 13 दिसंबर इंपॉर्टेंट है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको पता होगा कि हमने एक फ्रेमवर्क बताया था कि हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो उसी का एक पार्ट, इसी का हमारा बाद में प्रियम्बल बना। ये प्रपोजल जो था ये एक्सेप्ट कब हुआ, 22 जनवरी 1947, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया था वो इस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। ये सब देखिए केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुए थे, अगस्त 1946 में, ठीक है। फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिशन के अंडर ही बनी थी, इसके जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बने थे जो जवाहरलाल नेहरू, और बाद में यही जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वही हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, मैं आपको ऊपर पहले बता चुका हूँ कि 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ था, बट इनैक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। टोटल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर, देखिए पार्टीशन से पहले 389 थे, क्योंकि देखिए अगर आपको पता होगा कैबिनेट मिशन के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था, मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले ही बनना शुरू हो गया था कॉन्स्टिट्यूंट। तो 389 में एक्चुअली उन एरियाज़ के भी लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जो बाद में पाकिस्तान में चले गए, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो, और इसमें मुस्लिम लीग के काफ़ी सारे मेंबर थे। तो ये लोग पार्टीशन के बाद उधर चले गए, तो वो सीट्स उन एरिया का रिप्रेजेंटेशन खाली हो गया, तो सीट्स बाद में कितनी रह गई, 299। ये नंबर्स याद रखिएगा, 389 पहले था, पार्टीशन के बाद हो गया 299, मतलब ऑलमोस्ट 90 मेंबर्स चले गए, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्चुअली इलेक्ट कैसे हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट किया गया था, जो प्रोविंसेस थी हम लोग की, इनके जो मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे, इन्होंने इनडायरेक्टली इलेक्शन से इनको इलेक्ट किया था, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए महाराष्ट्र प्रोविंस है, उस टाइम बॉम्बे प्रोविंस बोलते थे, उसमें एमएलएज हैं, तो इन लोगों ने मिल करके उस एरिया से मेंबर्स को इलेक्ट किया कि कौन कौन जाएगा हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। और जो रेशियो रखा था पॉपुलेशन वाइज, वो था कि 1 रिप्रेजेंटेटिव पर मिलियन पर्सन, मतलब 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने आपको ऊपर पूछा था कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा, इसलिए इसमें यहाँ पे मेंशन भी है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें इसका प्रेसिडेंट कौन था या चेयरमैन कौन था इस मिशन का। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इन कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया बाय ग्रेनविल, ये ग्रेनविल ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इन्होंने कमेंट्री दी है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस ही इंडिया थी। एक्चुअली
कांग्रेस की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, मोस्टली मेंबर्स कांग्रेस से ही थे। इवन डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग जो कांग्रेस से थे भी नहीं, उनको कांग्रेस ने अपनी सीट पे लेट करके भेजा था। तो कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी, इसलिए इसको कहा गया। ये इन्फॉर्मेशन ऊपर पहले देख चुके हैं। चेयरमैन ऑफ द एडहॉक फ्लैग कमेटी देखिए एक है, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी। उसके उसके अलावा और भी जो हमने देखे हैं, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसेस, स्टीयरिंग कमेटी के अलावा ये देखिए एडहॉक फ्लैग कमेटी, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल वायसराय, ये सब ये भी इंफॉर्मेशन काफ़ी पूछता है। देखिए आप, गवर्नर ऑफ बंगाल पहले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये देखिए बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ थे, और ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, फिर पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, इसको भी हम ऊपर कर चुके हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग लास्ट गवर्नर जनरल थे, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इतने टाइम तक रहे थे, लेकिन ये पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे चार्टर एक्ट 1833 से। तो इस तरह से ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बनेंगे, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे ये चेंज होकर के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे। ठीक है, और ये सब ऊपर हम कर चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग जो थे लास्ट गवर्नर जनरल थे, और 1857 के बाद जो वो रिवोल्ट के बाद जब 1858 में एक्ट आता है, तो ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय थे, इसके बाद कंट्री इंडिपेंडेंट थे। बस कंट्री इंडिपेंडेंट के बाद हम लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ टाइम के लिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना के रखते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं सी राजा गोपालाचारी को, जो लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनते हैं। और फिर बाद में जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है हमारे, क्योंकि इस बीच में प्रेसिडेंट हमारे पास नहीं थे, तो हमारे पास एक गवर्नर जनरल की पोस्ट थी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया में। पहले कुछ टाइम तक माउंटबेटन रहे, फिर गोपालाचारी बने, और बाद में जब हमने 26 ऑफ जैन को रिपब्लिक इनेक्ट हुआ हमारा, तो हमारे जो प्रेसिडेंट बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हमारे पास ये पोस्ट ख़त्म हो गई। ठीक है, अब ये देखिए वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग हम कर चुके हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कर चुके हैं, परमानेंट प्रेसिडेंट कर चुके हैं, सत्यनारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर BN राव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का काम किया था। ठीक है, टाइम टेकन इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और उसके बाद से डिबेट, जो ड्राफ्ट अब मैं बताया था, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, इसके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर, जो उस ड्राफ्ट पे जो डिबेट हुआ था 114 डेज तक चला था। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड भी हम लोग कर चुके हैं, केम इनटू फोर्स भी हम कर चुके हैं। तो इसको आगे बढ़ते हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, देखिए उसकी मिनिस्ट्रीज का दिया हुआ है कि कौन कौन मिनिस्ट्री कौन कौन संभाला था। देखिए जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। ठीक, वल्लभ भाई पटेल, ये आप सब जानते हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं, इन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और सी राजागोपाल, जो इनको भी ऊपर हम पढ़े हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये थे। एजुकेशन, लियाकत अली, ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे, ये याद रखिएगा। ये अगर पूछे कि इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट की थी कि नहीं, तो हाँ की थी। बाद में ये लोग चले गए थे, बट पहले ये फिनांस मिनिस्टर रह के काम किए थे। जो कि ये भी मुस्लिम लीग में बाद में पाकिस्तान चले गए थे, ये लॉ मेंबर रहे थे, लॉ मिनिस्टर। फिर एक और है इम्पोर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, आप नाम सारे पढ़ लीजिए, अब्दुल्ला मिस्तार, पोस्ट एंड एयर, CH भाभा, वर्क माइंस। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बलदेव सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से, अगर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, तो जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए आप, 17th सेंचुरी में आ गया था, US का 18th सेंचुरी में आ गया था, फ्रांस का 19th सेंचुरी, सबके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले पहले आ चुके थे। हमारे पास, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट थे नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में बना है। तो बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी थी, जो अगर किसी चीज़ में आप बहुत पीछे आते हैं, तो मोस्टली आप
जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको अडॉप्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है, बहुत सारे सोर्सेज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, ये अ मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब तो यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या अडॉप्ट किया, पहले तो हमने प्रियम्बल किया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू किया है, इन इन फीचर्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे आगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, चलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ना फेडरल फीचर है, मतलब फेडरलिज्म का बहुत कोर पार्ट है, तो ये हमने यहाँ से किया है। फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं उसको, ये हमने यूएस अडॉप्ट किया है। ठीक है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये अडॉप्ट किया है, और प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान से देखिएगा, हमने वाइस प्रेसिडेंट अडॉप्ट किया है बट प्रेसिडेंट नहीं किया है। हमारे प्रेसिडेंट और उनके प्रेसिडेंट में बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, हमने इम्पीचमेंट भले ही प्रेसिडेंट का यूज किया है, तो इसको ध्यान रखिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता है दो बड़े बड़े सोर्सेज हम करते हैं, फिर बाकी चीज़ों करते हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन से तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए, क्योंकि हम ब्रिटेन का जब रूल था तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेमिलियर थे, तो हमने सिस्टम को एक तरह से कंटिन्यू रखा। दूसरा, और भी रीजन से डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने में पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। फिर रूल ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 से इस्टेब्लिश होता है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर सिस्टम या वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं। वेस्ट मिनिस्टर इसलिए कहते हैं कि इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है वहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप, जैसे यूएस में क्या है, क्या स्टेट्स के अलग सिटीजनशिप है और कंट्री की अलग सिटीजनशिप है। ब्रिटेन है और सिंगल सिटीजनशिप। वैसे हमारे यहाँ भी हमको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की अलग सिटीजनशिप नहीं लगती है, हम पूरे इंडिया के लिए सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 22वां मेरा लेजिस्लेचर, जो मैंने ऊपर ही बता रखा था कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, हमने उससे इंस्पायर होकर लोकसभा और राज्यसभा बनाया, इसको लोकसभा और राज्यसभा, जिसको हम लोअर और अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो सिंपल मेजोरिटी से हम लॉ बनाते हैं। मोस्टली लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है, आपने बिल प्रेजेंट किया, वोटिंग होती है और आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है और लॉ बन जाता है। बाद में प्रेसिडेंट का साइन से, उनके यहाँ क्या होता है कि क्राउन साइन करता है, मतलब कि किंग या क्वीन, तो हमारा वो भी बहुत सिमिलर है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने उनसे लिया है तो ऑफकोर्स पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी उन्हीं से लेंगे। ठीक है, प्रेरोगेटिव रिट्स, ये एक्चुअली कोर्ट्स इशू करती हैं जब कोई राइट्स आपका वायलेट हो रहा होता है, एक तरह से रिट के थ्रू इश्यूज कोर्ट अपने ऑर्डर्स या उसको करेक्शन करता है, तो ये भी हमने लिया। ये थोड़ा सा देखिए, जुडिशरी के मोस्टली फीचर हमने यूएस से लिए हैं, बट रिट जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। फिर आते हैं कनाडा। कनाडा में देखिए एक्चुअली थोड़ा सा उनका सिस्टम क्या है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जैसे अपने यहाँ पे है, तो अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर से मिलती तो चीज़ें कुछ होंगी, तो हम कनाडा से ले रखा है। जैसे देखिए, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो सेंटर ही अपॉइंटमेंट करेगा गवर्नर का, ये भी एक चीज़ हो गई। तो देखिए, ये भी मिलता जुलता चीज़ हो गई कि देखिए यूएस में क्या है, यूएस में क्या है कि गवर्नर यहाँ भी फेडरल सिस्टम है, बट यहाँ गवर्नर्स जितने हैं ये इलेक्टेड गवर्नर होते हैं। ठीक है, ये अपने अपने स्टेट में इलेक्शन लड़ते हैं प्रॉपर और वहाँ से इलेक्ट होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग ज़्यादा इन कंपेरिजन स्टेट, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एज सेंटर होता है, ये अपने यहाँ भी होता है। आप देखते हैं कि सेंटर ही अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नर्स को। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक आर्टिकल, आपने अगर 143 आपको आइडिया होगा, तो सुप्रीम प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी इश्यूज पे, किसी भी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के पे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द सेंटर, ये वो पावर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, आप 3 लिस्ट अगर 7 शेड्यूल में आप जानते हैं, तो 3 लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो लिस्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, वो पावर किसके पास जाएगी, तो यूएस में वो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट्स के पास। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, वही मैं वही बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ रेजुरी पावर टू बी वेस्टेड इन द सेंटर। मान लेते हैं कल को कोई मुद्दा आ गया जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये किसी लिस्ट में तो मेंशन है नहीं, तो ये अपने आप चला जाएगा सेंटर के पास हमारे यहाँ। ठीक है, फिर देखिए आयरलैंड से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, वो जैसे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डीपीएसपी। ठीक, ये तो आप जानते होंगे डीपीएसपी, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये अच्छा है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड है वो आपको पता है यूएस जैसा नहीं है, हमारे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है प्रेसिडेंट है। एक इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें एमपीज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और एमएलएज होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के यानी कि विधानसभा के। वो लोग मिलकर वोट करते हैं, और वो जो मेथड है इलेक्शन का कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोटिंग होती है, ये सब चीज़ें हमने आयरलैंड से ली हैं, ठीक है। और दूसरा क्या लिया है, नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर इन द राज्यसभा। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो है कुल 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। देखिए 250 स्ट्रेंथ है, इसमें 238 जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। अरे क्या 238 238, और जो 12 हैं वो नॉमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। उनको प्रेसिडेंट के पास पावर है। जैसे अब सचिन है, रेखा है, ऐसे लोग को आप जानते होंगे जिनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करके रखा है। और फिर देखिए साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है, ठीक। और इलेक्शन ऑफ द मेंबर, देखिए नॉमिनेशन हमने लिया है आयरलैंड से, बट इलेक्शन जो लिया साउथ अफ्रीका में से हमने एक और मतलब अमेंडमेंट जो लिया है, जो हम आर्टिकल 368 के अंडर करते हैं, ठीक है। वो जो प्रोसीजर एग्जैक्टली वो हम आगे फिर देखेंगे इस प्रोसीजर को, वो कैसे हुआ है, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रॉम जापान। जापान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। ये आता है आपको देखेंगे आर्टिकल 21 में, जिसमें लैंग्वेज नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। इसका मतलब होता है कि जो लॉ का प्रोसीजर है, जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी को फांसी देनी है तो आप ऐसे रैंडमली उठा के किसी को लटका नहीं सकते। तरीका ये है कि वो उसके खिलाफ पहले कोई मुकदमा होगा, फिर वो चार्जशीट बनेगी, फिर वो ट्रायल चलेगा, फिर जुडिशरी उसको पनिशमेंट सुनाएगी, फिर उसके खिलाफ अपील होगी, फिर प्रेसिडेंट का मर्सी पटिशन वगैरह जाने का प्रोसीजर है। ये सब के बाद ही आप किसी को, भले वो उसका क्राइम कितना भी ही नहीं है ऐसा, बट क्योंकि यही है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, जो प्रोसीजर लॉ का है ने बोला है वैसा ही चलेगा। आप रैंडमली जैसे कसाब अजमल आमिर कसाब जो मुंबई अटैक में था, या बड़े बड़े टेररिस्ट या बड़े बड़े क्रिमिनल देखते होंगे आप, बड़े बड़े हीनियस क्राइम उन्होंने कर रखे, बट स्टिल उनके ऊपर ट्रायल होता है, वो एफआईआर होती है, ट्रायल होता है, चार्जशीट बनती है, फिर 3-4 साल जुडिशरी उनको जजमेंट सुनाती है। यही एग्जैक्टली प्रोसेस स्टेब्लिश बाई लॉ। फिर क्या है, यूएसआर से हमने क्या क्या लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं, और ये जस्टिस इन प्रियम्बल लिया है, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट स्टार्टिंग से नहीं था, ये बाद में आया है अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिखा है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग आपको पता है ना, आर्टिकल 108 के अंदर होती है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। इनको समन कौन करता है, प्रेसिडेंट, और इनको प्रिजाइड कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। कि हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमको ओवरऑल रिवीजन चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और ट्रेड एंड कॉमर्स है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट है हमारा, देखिए स्टेट और यूनियन, और कॉन्करेंट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट हमने ली है। जैसे ऑस्ट्रेलिया मतलब यूएस में आप देखेंगे तो वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहाँ पे दो ही लिस्ट है, या तो स्टेट है या तो सेंटर है, बाकी सब कोई लिस्ट नहीं है यहाँ पे। लेकिन तीसरी एक लिस्ट है, इसमें दोनों लॉज बना सकते हैं, दोनों को बराबर पावर है। जॉइंट सिटिंग आप देख लीजिए, इसको इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको समन तो प्रेसिडेंट करता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसको प्रिजाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, स्पीकर करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है, कौन करता है इसको, या कोई बॉडी है या कोई ऐसा मेंबर है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। अब अगला देखिए, कुछ एग्जाम के लिए जो मोस्टली ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम पहले आ चुके रहते हैं। देखिए, इट इज सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है क्योंकि सारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सारे अपनी पावर जो होते हैं ये पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। इनके ऊपर लिमिटेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है, और सिटीजन्स को राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सिटीजन के ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ही लगाता है। तो सबसे सुप्रीम बॉडी जो है, और इवन पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास नहीं कर सकते। इवन अमेंडमेंट भी करना होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन के को आप
छोड़ नहीं सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये भी केशवानंद भारती जजमेंट से डिसाइड हो गया था। तो सबसे सुप्रीम बॉडी जो है उसको बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फेडरल फीचर है एक तरह से। ये इंडियन सिस्टम में भी है, यूएस में भी है। अब देखिए रिलेटेड टू इमरजेंसी वॉज, अभी देखिए इतने सारे ऊपर प्रोविजन किए ना। ये वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, हिटलर से पहले जो एक गवर्नमेंट बनी थी जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वेमार रिपब्लिक, उसमें ये प्रोविजन था कि इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो वो हमने जर्मनी से लेते हैं। एक्चुअली प्रोविजन रेट मेनली यही, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने लिया है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। अ प्रोविजन दैट हैज मेड फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द, अभी देखिए ये बात हुई कि बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ, गवर्नर को पास करना है या मना करना है, बट उसने रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट को, मैं दिखाऊंगा। तो फिर वही बात होगी कि सेंटर स्ट्रांग दिख रहा है, तो यहाँ पे फिर वही कनाडा आ गया। ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रिटेन का ही है, बट रिटेन नहीं है वह। रिटेन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में बैठ करके सारे फीचर्स को लिखती है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, थ्रू एक्ट्स, डिफरेंट लॉज, कन्वेंशन, इस तरह से है। यूएसए का लिखा हुआ है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएसए का ही है। फिर आते हैं हम प्रियम्बल पे। अब प्रियम्बल में क्या है, ये बहुत फेवरेट एरिया है एग्जाम्स का क्वेश्चन में आने के लिए। तो प्रियम्बल में देखिए क्या है, पहले तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो 9 सॉरी जो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और जो 22 जनवरी को 1947 मतलब नेक्स्ट मंथ में अडॉप्ट किया था बाई असेंबली। यही बाद में हमारा प्रियम्बल बनता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जोड़ा जाता है, ताकि प्रियम्बल एक्चुअली एज ए इंडेक्स काम करता है, कि आप नहीं होता है कि आप इंट्रोडक्शन टाइप का, जैसे कि आप पहले से देख के अंदाजा लगा लेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें होंगी, डिटेल प्रोविजन बाद में आएंगे, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा कि हाँ जैसे सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक, आपको पहले पता चलेगा हाँ ये कंट्री तो डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेटिक कैसी है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, ये सब बातें बाद में पता चलेगी। लेकिन यहाँ आपको पता चला रिपब्लिक है मान लीजिए, तो रिपब्लिक से आपको पता चला कंट्री रिपब्लिक है, इसका मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, वो मोनार्की नहीं है ब्रिटेन की तरह से। ब्रिटेन देखिए डेमोक्रेटिक है बट रिपब्लिक नहीं है, यूएसए देखिए रिपब्लिक है। उसका मतलब ये होता है हेड ऑफ स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट, या वो जैसे ब्रिटेन में क्राउन इलेक्टेड है या नहीं, तो ब्रिटेन में तो इलेक्टेड है नहीं, वो तो पोस्ट पीढ़ी बाई पीढ़ी आती आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें प्रियम्बल से आपको पता चलती हैं। देखिए सब चीज़ें प्रेजेंटेड ऑन 13 दिसंबर बाय जवाहरलाल नेहरू, अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। ठीक है, अब देखिए प्रियम्बल एक्चुअली आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से स्टार्ट होकर के एंड तक इसमें कुछ की वर्ड्स हैं। देखिए सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक, ये इसी सीक्वेंस में आपको इसको याद रखना होगा। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पे आता है, ये फोर्थ पे, और ये फिफ्थ पे, क्योंकि कई बार ये सीक्वेंस डायरेक्ट पूछ होता है कि इसको एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म में लिखिए। ठीक है, फिर आगे प्रियम्बल जब आप उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए इक्वलिटी दो टाइप की है, कल को ये पूछ सकता है कि किस तरह की इक्वलिटी की बात करता है, तो दो तरह की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जस्टिस तीन तरह की, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, लिबर्टी 5 टाइप की है, 5 टाइप्स ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप। मतलब कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, उसको जैसे चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कोई भी फेथ चूज कर सकते हैं कि आप किसी रिलीजन को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी कल्ट को मानने वाले हो सकते हैं। बिलीफ, आपका कोई भी बिलीफ हो सकता है, कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है। वर्शिप, आप किसी जिस तरह से आप चाहें, आपको मंदिर में पूजा करनी है, मस्जिद में नमाज पढ़नी है, गुरुद्वारे जाना है, अपने अपने तरीके हैं, आपको मेडिटेशन करना है, आपको आरती करनी है, ये आपको फ्रीडम मिलेगी। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, जस्टिस आपने देख लिया 3 टाइप का। तो ये आप जान देखिए, एक बार 2018 या 19 से मुझे अगर याद आ रहा है, तो पीसीएस में एग्जैक्टली पूछा है कि प्रियम्बल में कितने टाइप की लिबर्टी की बात की गई है। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये 5 है। क्या पता ऑप्शन में ही पूछे इसमें कौन सी लिबर्टी है, कौन सी नहीं है।
तो ये वर्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, वर्ड ये प्रियम्बल के वर्ड्स हैं एकदम एग्जैक्टली, अभी आपको आगे दिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये जो वर्ड था ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ना बाद में ऐड किए गए हैं। देखिए 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आगे मैं आपको दिखाऊंगा प्रियम्बल में कहाँ दिखता है, बट इसमें जानिए पहले अगर कल कोई ये पूछे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या था, तो आप ये वर्ड आपको हटाना पड़ेगा कि ये तो बाद में आया ना, ये सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स बाद में आए। तो इंडिपेंडेंट इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था तो यही केवल 3 वर्ड थे, ठीक है। फिर अगर देखिए आप, अब प्रियम्बल को एक डिबेट स्टार्ट हुई कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि ये तो बाद में ऐसे इंडेक्स की तरह है या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, एक डिस्प्यूट हुआ। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा, केशवानंद भारती, पहले तो बेरूबरी यूनियन एक केस आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, जो प्रियम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मान सकते, क्योंकि वो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का बाकी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए उस तरह से, उस प्रोसीजर से नहीं आया है। ये तो एक अपडेटेड वर्जन था, बाद में लाके चलो अडॉप्ट कर दो, अडॉप्ट करके उसमें बाद में ऐड कर दिया। बाकी इन चीज़ों पर डिबेट हुआ, वोटिंग हुई, और जिस तरह से कंसेशन डेवलप किया गया वो उस फॉर्मल प्रोसीजर से प्रियम्बल नहीं आया है, तो उसको इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ये पार्ट नहीं है। बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये पार्ट है, प्रियम्बल पार्ट है, और बट ये कोई लेजिस्लेचर को कोई पावर नहीं देता, ना तो कोई पावर रोकता है। मतलब कि ये नहीं हो सकता कि प्रियम्बल में ये वर्ड लिखा है, इस बेसिस पे आप कोई लॉ बना दें, या इस वर्ड, ये कोई लॉ है जो इस प्रियम्बल के इस वर्ड को अगर रोक रहा है तो आप उस लॉ को कैंसिल कर दें, जैसे जो फंडामेंटल राइट के साथ है। तो ऐसा प्रियम्बल के साथ नहीं है। ये ना सोर्स, ये बोलते हैं कि नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर, नाइदर सोर्स ऑफ प्रोविजन। अब देखिए प्रियम्बल के क्या क्या क्या, कुछ लोगों ने कहा इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कभी हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है, 30 सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते रहिए, मान लीजिए कभी ऑप्शन में है तो सही भी हो जाए। ये स्टेटमेंट ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा एक्सेप्टेड है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप जानते हैं ना, जो वो कुंडली निकाली जाती है, भविष्य जिससे देखा जाता है, वो चीज़ है। तो वो के एम मुंशी, ये आप ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। देखिए ड्राफ्ट, डॉक्टर अम्बेडकर हैज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने 32 को कहा है, ठीक है। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन करके हो जाता है बच्चों को। कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन कॉल्ड अ पायस पेपर, मतलब पवित्र, पायस का मतलब होली, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। अब देखिए प्रियम्बल के लैंग्वेज में आपको दिखाता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोगों ने खुद से। तो अगर पूछा जाए सोर्स ऑफ प्रियम्बल या सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए द पीपल ऑफ इंडिया खुद है, क्योंकि हमने ये बनाया है। कभी बार ये भी क्वेश्चन पूछता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रियम्बल में मेंशन है कि नहीं, तो ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। पहले तो हम सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने वाले हैं, और सिटीजन्स को सिक्योर करने वाले जस्टिस, जो मैंने आपको बताया था पीछे 3 तरह का, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity। ये जो वर्ड आया है ना, ये 42nd अमेंडमेंट से आया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले ये वर्ड था केवल यूनिटी ऑफ द नेशन। देखिए कल को ये भी क्वेश्चन पूछ सकता प्रियम्बल में कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, इसमें से कौन से वर्ड हैं या कौन से नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना फ्रेटर्निटी एक वर्ड है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, जस्टिस है, इसका सीक्वेंस भी आप देखते हैं। इसलिए मैं कहा था प्रियम्बल आपको वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन याद रहे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। जस्टिस 3 टाइप के, लिबर्टी 5, इक्वलिटी 2 टाइप के, सिटीजन अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी, ठीक है। फिर आया
इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये डेट दी है जब हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम ये अडॉप्ट करें, इनैक्ट कर रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या प्रियम्बल में वो डेट मेंशन है कि नहीं जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। देखिए, ये भी मेंशन है, ठीक है। और एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था जिससे प्रियम्बल बना है वो और भी बड़ा था, उसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो बट प्रियम्बल इतना ही बना था। तो उसमें अगर आप देखें तो माइनॉरिटी जो पता नहीं बहुत सारी बातें की गई, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, शेड्यूल्स एंड देयर सब्जेक्ट्स। तो शेड्यूल अगर आप याद करके रखते हैं तो एक आध क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस बहुत आसान होते हैं और मैक्सिमम लोग करते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप रेस में पीछे हो रहे हैं बाकी लोगों से। देखिए, शेड्यूल मोस्टली एक तरह के लिस्ट है वो जो बीच बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। एक तो जैसे मान लीजिए पहले फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब स्टेट कौन कौन से उनके बॉर्डर क्या क्या है, कहाँ कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। जैसे अगर कोई स्टेट, मान लीजिए हमने नया स्टेट बनाया तो हमको इस शेड्यूल में अमेंड करके उसको जोड़ना पड़ता है। अगर कोई स्टेट खत्म किया, जैसे जम्मू कश्मीर एज स्टेट हटाया, उसको यूटी में डाला, तो यहाँ भी हमें अमेंड करना पड़ा, ठीक है। तो ये लिस्ट रखता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है। और सेकंड शेड्यूल क्या करता है, प्रोविजन रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोलमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसमें क्या है कि उनको क्या सैलरी मिलनी है, क्या प्रिविलेजेस मिलने हैं, ये सब जो लिस्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदर्स से कई सारे डिग्नेटरीज हैं, वाइस प्रेसिडेंट और इन लोग को ये चीज़ों का मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। सैलरी, प्रिविलेज और सर पर्क्स जो मिलते हैं, जैसे बंगलो यूज करने का और ये जैसे राइट है, रेजिडेंस मिलता है, तो ये चीज़ इसमें। थर्ड में क्या होता है, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन जो आप देखते हैं कोई भी जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के बाद आते हैं या एमपीज हैं, एमएलएज हैं, ये लोग हमेशा जब हाउस में एंटर करते हैं पहली बार इलेक्ट होने के बाद, तो पहले एक ओथ लेते हैं। ओथ के बाद ये नॉर्मल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ओथ और अफर्मेशन जो है ये थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट का ओथ यहाँ पे नहीं है। प्रेसिडेंट का ओथ उनके आर्टिकल के साथ ही जहाँ प्रेसिडेंट मेंशन है तो वहाँ पे आप देखिएगा उनका ओथ कहाँ पे है, इसको आप खुद सर्च करने के ऊपर मैंने वैसे बता रखा है, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, क्योंकि हर राज्यसभा की हर स्टेट के अलग अलग राज्यसभा सीट्स है। जैसे यूपी की 31 है, बिहार की आई गेस 16 है, जैसे राजस्थान के वो एमपी की शायद 12 है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लिस्ट है। तो इस ये लिस्ट जो है ये इसमें दे रखी है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, कुछ प्रोविजंस हैं कि जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। इनको इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं वो दे रखा है, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में क्या है, देखिए एक तो शेड्यूल्ड एरियाज हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए। शेड्यूल्ड एरियाज कौन नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सब हम आगे भी देखेंगे। फिर कुछ और एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे वो इन 4 स्टेट्स के लिए ये पूछ सकता है कभी भी। चार जो सिक्स शेड्यूल है वो किन स्टेट्स का एप्लीकेबल होता है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके जो ट्राइबल एरियाज है इसके कुछ प्रोविजन, उसमें क्या होता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की फ्रीडम होती है। ये सब हम आगे भी देखेंगे। सेवन शेड्यूल में क्या आता है, वही जो हम ऊपर अभी लिस्ट बात करते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट जो होती हैं इसमें अलग अलग हर लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट मेंशन है। जैसे बैंकिंग है ये यूनियन में होगा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में होगा, इन्वायरमेंट कॉन्करेंट में होगा, ताकि इससे क्लियर आइडिया रहे कि हाँ कौन कौन किस एरिया में लॉ बना सकता है, ठीक है। ये शेड्यूल क्या है, इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, नाइन्थ शेड्यूल एक तरह से ब्लैंकेट कवर देता है बहुत सारे एक्ट और रेगुलेशंस को, ताकि वो किसी और प्रोविजन से अगर नल एंड वाइड ना हो। जैसे कि जब हमने जमींदारी एबोलिशन या ऐसे बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए थे तो वो राइट टू प्रॉपर्टी से वायलेट हो रहा था। तो राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम फंडामेंटल राइट था। तो अगर राइट टू फंडामेंटल राइट से कोई भी लॉ वायलेट होगा तो अपने आप नल एंड वाइड हो जाएगा। बट नाइन्थ शेड्यूल में उसको डाल करके हमने एक प्रोटेक्शन दिया था कि इन एक्ट्स पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही ऐसे एक्ट्स नल एंड वाइड होते हैं।
तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने 9 शेड्यूल बनाया था। तो देखिए इसमें लिखा वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक। 10th में 52nd अमेंडमेंट से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था, तो वो इसको हमने 10th शेड्यूल में डाला था। जो डिफेक्शन अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है और कैसे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर क्रॉस वोटिंग कर दें या किसी और मोड से डिफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना एंटी डिफेक्शन जो है वो आया था 10th शेड्यूल से, ठीक। 11th शेड्यूल से क्या है 73rd अमेंडमेंट से जो आया प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत। तो इसमें अमेंडमेंट में आपको बताते चलो कि ये भी बहुत पूछता है, आगे हम इसको फिर देखेंगे, बट फिर भी जानते रहिए अभी। 12th शेड्यूल में क्या आया प्रोविजन रिलेटेड, इसमें देखिए पंचायत है, इसमें आया म्यूनिसपैलिटी, ये 74 से आया, ठीक। तो अगर हम देखें, देखिए इसका एक ट्रिक काइंड ऑफ है जो लोग बहुत यूज करते हैं, अगर आप ट्राई चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत ट्रिक्स में यकीन नहीं करता क्योंकि मुझे ट्रिक्स ही भूल जाती हैं एक्चुअली, तो इसलिए मैं ऐसे ही याद करता हूँ बार बार रिविजन करके। तो देखिए फर्स्ट शेड्यूल में क्या है इसमें देखिए टी है, तो इसको एक्चुअली पूरा जो बोलते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो टी से आता है टेरिटरी एंड स्टेट, ठीक है। ई से आता है एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस, ठीक, ई से एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस, ठीक। और ओथ और अफर्मेशन, तो ए से आ गया अफर्मेशन। ओथ वो तो ये जो लोग मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, अफर्मेशन होता है जो अथीस्ट लोग होते हैं जो ओथ नहीं लेते हैं वो अफर्मेशन लेते हैं, ठीक। आर से क्या हो गया राज्यसभा सीट्स, एस से क्या होगा शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, ओ से क्या हो गया अदर ट्राइबल एरियाज, ठीक, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के। फिर क्या हो गया ये एफ से मतलब फेडरल लिस्ट, मतलब ये 3 फेडरेशन की जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फीचर तो यही होता है ना कि 3 अलग अलग लिस्ट होती है, स्टेट की पावर अलग है और सेंटर की पावर अलग है। ये फेडरेशन से आप याद करिए 7th शेड्यूल की 3 लिस्ट है। ओ से क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज 8th शेड्यूल में, ठीक है। एल से क्या है लैंड रिफॉर्म्स, तो आपको याद है लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ही 9th शेड्यूल लाया गया था। डी से डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन जो है वो है 10th शेड्यूल में, और पी से पंचायतें, तो 11th शेड्यूल में पंचायत और 12th शेड्यूल में है म्यूनिसपैलिटीज़, तो वो हो गए एम। तो टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। इस तरह से आप याद करिएगा, इसको एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा।